सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? द्रव्य का जमना, चीनी को जल में घोलना, गैस को संपीड़ित करना, या फिर मेरे भाई ठोस को गर्म करना। आपसे क्या बोला है कि कौन सा क्रियाकलाप है जिससे आप यह पता लगा सकते हो कि द्रव्य के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है? तो हम बोलेंगे सर चीनी को जल में घोल देना। अरे भाई, जल में चीनी क्यों घुल रही है? मान लो कि तुम्हारे पास में ये एक गिलास है, ठीक है भाई, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, तो इस पानी के अंदर तुम चीनी को घोल सकते हो, इस पानी के अंदर चीनी को क्या कर सकते हो? घोल सकते हो। तो ये चीनी पानी के अंदर घुली क्यों? इसका रीजन क्या है मेरे भाई घुलने का? क्योंकि मेरे भाई जल के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, खाली जगह होती है। तो उस खाली जगह में क्या हुआ? चीनी के कण जाके बैठ गए। भाई देखो, मान लो ये भी पानी है और ये भी पानी का कण है, ये दोनों पानी के कण है, इनके बीच में ये रिक्त स्थान है। तो यहां पर मेरे भाई कौन जाके बैठ जाएगा? चीनी का कण जाके बैठ जाएगा। अब ये रिक्त स्थान पूरा हो गया। तो भाई चीनी जल में घुल रही है क्योंकि मेरे भाई जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तुम ऐसा कर लो मेरे भाई, तुमको मैं एक पत्थर देता हूं, अब इस पत्थर के अंदर चीनी को घोल के बता दो, तो सर पत्थर के अंदर चीनी घुलेगी नहीं, क्योंकि पत्थर में जो कण होते हैं ये ठोस होता है और पत्थर के कण मेरे भाई पास पास होते हैं, इसलिए मेरे भाई पत्थर में चीनी नहीं घोल सकते। चीनी घुलेगी तो जल में घुलेगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिका को काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा? मेरे भाई एक छात्र है जो क्या करता है कि पुष्प में परागण होने से पहले ही उसकी वर्तिका को काट देता है। अब बताओ, वर्तिका काटने से क्या परिणाम होगा? क्या परागण तेजी से होगा? पराग नलिका अधिक तेजी से बढ़ेगी? निषेचन नहीं होगा, बीजांड बीज में बदल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि अगर मेरे भाई तुम परागण से पहले वर्तिका को काट देते हो तो भाई निषेचन नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मेरे भाई ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये तुम्हारा एक पीएच स्केल है। पीएच स्केल में बीचों बीच क्या होता है? 7 होता है। स्टार्टिंग में 0 होता है और लास्ट में 14 होता है। तो 0 से 7 तक की जो भी चीज होती हैं वो चीजें आपकी अम्ल होती हैं, और 7 से लेके 14 तक की जो भी चीज होती हैं वो क्षार होती हैं, और 7 पे जो चीज होती है वो क्या होता है मेरे भाई? आपका उदासीन होता है। ठीक है भाई, यानी ऐसी चीजें जिनका पीएच विलयन, पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है तो वो अम्ल होती हैं। जिनका पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है वो क्षार होती हैं, और जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होती है। तो तुमसे बोला कि प्रबल अम्ल को और प्रबल क्षार को मिला दूं अगर मैं, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को अगर मैं मिला दूं तो यहां पर मेरे भाई क्या बनेगा? उदासीन बनेगा। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये इसमें मिस्टेक है भाई, इसको आप कर लेना 7 के बराबर। अरे वो कहावत आपने सुनी है ना कि लोहा लोहे को काट देता है, जहर जहर को मार देता है। उसी तरीके से अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई? उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपये में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, उसकी नौकरी पक्की है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। मेरे भाई आपके पास में
टाइम बहुत ही कम है। और भाई अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ोगे तो कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप ये पीडीएफ ले सकते हो। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को विमोचित करता है, जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन को मोचन कारक को विमोचित करता है, जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो मेरे भाई राइट आंसर बताइए क्या होगा। अपंचतक है, अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, अग्नाशय है, या फिर मेरे भाई आपका थाइमस है? तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा आपका अपंचतक होगा, यानी कि हाइपोथैलेमस होगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 है। अगला सवाल है, असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। अगर आप डेली मेरी क्लास लेते हैं तो आपको पता होगा, मैंने एक क्लास में तुमको बताया था कि मेरे भाई जो संतृप्त कार्बन होते हैं, ठीक है भाई, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें क्या होता है कि मेरे भाई कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड होता है। क्या होता है मेरे भाई आपका एकल बॉन्ड होता है। जैसे इसके बीच में भी एकल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एकल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एकल बॉन्ड है। तो संतृप्त में तो एकल बॉन्ड होता है, या फिर जिसमें मेरे भाई, और असंतृप्त में क्या होता है, असंतृप्त में होता है जिसमें 2 बंद या फिर मेरे भाई 3 बंद होते हैं। तो मेरे भाई इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध आबंध होना चाहिए। अगर एकल बंध होगा तो वो संतृप्त हो जाएगा, और एक से ज्यादा बंध होंगे तो वो असंतृप्त हो जाएगा। याद रख लेना मेरे भाई इस बात को, ठीक है। अगर एकल बंध है तो संतृप्त होगा, द्विबंध या त्रिबंध है तो वो असंतृप्त होगा। बस इतना याद कर लेना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? तो मेरे भाई सल्फाइड के रूप में, जिन्हें निस्तापन की आवश्यकता होती है, अपनी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, अत्यधिक अभिक्रियाशील ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, जिन्हें भर्जन की आवश्यकता होती है। तो अगर मेरे भाई आप लोगों ने 10वीं क्लास को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने 10वीं क्लास को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो सोना है ना, सोना वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। जो सोना है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो बी आंसर देने वालों ने मौज कर दी है, बाकी सभी का गलत हो गया। किसी पदार्थ की अवस्था, चाहे वह ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। मेरे भाई कोई भी पदार्थ की अवस्था, चाहे वो मेरे भाई आपका ठोस हो, चाहे वो आपका द्रव्य हो, चाहे वो आपका गैस हो, तो मेरे भाई कैसे पता करेंगे? क्या तापमान के द्वारा पता लगेगा क्या? भाई मैं तुमको कोई गर्म चीज दे दूं, मैं तुमको कोई गर्म चीज दे दूं, तो क्या तुम गर्म चीज से अंदाजा लगा लोगे कि ये ठोस है, द्रव्य है, गैस है? तो मेरे भाई गर्म चीज से तो पता नहीं चलेगा मेरे भाई। अरे ठोस भी गर्म हो जाता है, पानी भी गर्म हो जाता है और गैस भी गर्म हो जाती है, तो गर्म चीज से कैसे पता लगाओ? गर्म तो सभी हो रहे हैं इसमें, इसका मतलब सर ये तो नहीं हो पाएगा। दाब, तो मेरे भाई दाब हो जाएगा, क्योंकि बहुत देखिए ठोस, द्रव और गैस तीनों का दाब अलग अलग होता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे ठोस है तो बिल्कुल ही ठोस है, उसको मतलब आप जब टच करोगे तो पता लग जाएगा हाँ यार ये तो ठोस है। पानी को टच करोगे पता पड़ जाएगा ये पानी है, गैस को टच करोगे पता चल जाएगा ये गैस है। यानी ठोस, द्रव और गैस इनका दाब है वो अलग अलग होता है, और आयतन भी अलग अलग होता है। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि ठोस, तो ठोस का आयतन तो फिक्स है मेरे भाई, ठीक है, ठोस का आयतन फिक्स है। उसी तरीके जैसे द्रव्य है तो द्रव्य का मेरे भाई क्या होगा, जैसे द्रव्य की आकृति फिक्स नहीं है, इसका भी आयतन फिक्स है। फिर गैस का आयतन फिक्स नहीं है, तो मेरे भाई दाब और आयतन से पता लगा लोगे कि कौन सी चीज द्रव्य है और कौन सी चीज गैस है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
पौधे की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़ने की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है? नई प्रोटीन संरचनाओं का निर्माण के कारण होती है, उनके ठीक है भांतरिक, ये भांतरिक नहीं है मेरे भाई, ये आंतरिक है, ठीक है, आंतरिक बालांस में परिवर्तन के कारण, सेलुलोज को तेजी से टूटने के कारण, उसकी कोशिका भित्ति में कठोरता होने के कारण। तो पौधे की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़ने की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है? तो आप बोलेंगे मेरे भाई राइट आंसर होगा उनके आंतरिक बालांस में परिवर्तन के कारण। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या होगा? अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे भाई अवतल लेंस के बारे में आपसे पूछा है कि मेरे भाई कौन सा, ठीक है मेरे भाई, मतलब अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में आपसे पूछा है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या? दूसरा तुमसे बोला मेरे भाई कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या? तीसरा है निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होगा, और चौथा तुमसे बोला कि निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ये बड़ा ही बेहतरीन लेवल का सवाल है और इस तरीके के सवाल एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मेरे भाई देखो अवतल लेंस के बारे में बात करेंगे। तो अवतल लेंस क्या करता है मेरे भाई, जैसे कि यहां पर कोई प्रकाश की किरण मैं इस पे डालूंगा तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को ऐसे बिखेर देता है। ठीक है भाई, प्रकाश की किरणों को ऐसे बिखेर देता है। तो मेरे भाई आपसे पूछा कि ठीक है, जैसे दूसरी लाइन आपसे क्या बोल रही है, दूसरी लाइन बोल रही है आपसे कि मेरे भाई अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो कहां पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा मेरे भाई? जब ये प्रकाश की किरण यहां से फैली गई तो इसको कौन से पर्दे पे प्राप्त करोगे मेरे भाई? जैसे मान लो कि ऐसे होता कि प्रकाश की किरण यहां से, जैसे कि मान लो ऐसी चीज है, जैसे मान लो प्रकाश किरण में ऐसे डाल दूं और ये किसी चीज से होकर गुजरे किसी एक बिंदु पर पॉइंट हो जाए, तो यहां से तो मेरे भाई हम इसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरण मेरे भाई ऐसे भग रही है, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, एक इधर को, तो इनको कहां से, कौन से पर्दे पे प्राप्त कर लोगे मेरे भाई? मान लो तुमने यहां पर एक पर्दा लगाया हुआ है और ये प्रकाश की किरण तो ऐसे निकल गई, तो ये तो पर्दे के उसमें ही नहीं आई, तो इसका मतलब सर इनको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर मेरे भाई? तो राइट, ठीक, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, ठीक है, इसने बोला सही नहीं है, तो पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और एक मेरे भाई तुमसे चौथा बोला निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। तो राइट आंसर तुम्हारा ये भी गलत है। तो दूसरा और चौथा दोनों के दोनों तुम्हारे गलत हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो द्विखंडन नाम से ही पता चल रहा है, द्विखंडन, द्विव का मतलब होता है दो खंडन, तो दो राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपके सामने है, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता क्या है? यह जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है, यह बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है, यह केवल एक जनक का ही डीएनए संतति में पारित करता है, यह संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। तो मेरे भाई जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता क्या है? तो मेरे भाई जो डीएनए है उसमें जो लैंगिक जनन है उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन कौन करता है? जैसे कि हमारे घर वालों ने क्या किया था, लैंगिक जनन किया था, तभी तो हम पैदा हुए। जैसे कि गाय भैंस है, तो गाय भैंसों में भी क्या होता है मेरे भाई? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। जैसे कि हमको पैदा करने में मम्मी ने भी भाग लिया और पापा ने भी भाग लिया, तभी तो हम पैदा हुए। तो ये लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। और जो बच्चा पैदा होता है उसमें मादा के भी गुणसूत्र होते हैं और नर के भी होते हैं, यानी कि यह संतति में दो माता पिता डीएनए को संयुक्त करते हैं, यानी जो दोनों माता पिता हैं उनके डीएनए बच्चे में होते हैं। राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल है, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। जो मटर का पौधा है वो अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए
किस संरचना का उपयोग करता है? तो भाई देखो, आप सभी को पता है कि जैसे कि मटर का पौधा है, जैसे कि खीरे का पौधा है, तो ये मटर और खीरे के जो पौधे होते हैं ये किसी दूसरी चीज पर चढ़ते हैं मेरे भाई, किसी दूसरी चीज पर चढ़ते हैं, ठीक है। खुद खड़े नहीं हो सकते, इनका जो तना होता है वो नाजुक होता है, ठीक है। इनका जो तना होता है वो नाजुक होता है, ये उस तने पे खड़े नहीं हो सकते। अब जैसे नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ तो खुद खड़ा हो जाता है भाई, इसको किसी दूसरे पेड़ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मटर और खीरे का पौधा इस तरीके से खड़ा नहीं हो सकते, ये किसी दूसरे पौधे पर चढ़ते हैं, ये किसी दूसरी चीज पर चढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आपसे पूछे बताओ किसका उपयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये प्रतान का उपयोग करेंगे। किसका मेरे भाई? प्रतान का उपयोग करेंगे। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा कि जो मेंडल ने प्रयोग किया था, जो ग्रोगर जेन मेंडल ने प्रयोग किया था, उस मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो मटर के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे पाइसम सेटा ईवम है, ठीक है मेरे भाई। इसका मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पाइसम सेटा ईवम है, ठीक है भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं? तो मेरे भाई आपने देखा होगा, जो भी बच्चे क्रिकेट देखते हैं, जो भी बच्चे मैच देखते हैं, उनमें देखा होगा कि जब भी किसी खिलाड़ी को किसी बॉल को कैच करना होता है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है। तो इससे क्या होता है मेरे भाई, जो ठीक है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि संघटक का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। एक तो भाई मान लो कि किसी चीज को स्थिर रख के, ठीक है, और एक किसी चीज को ऐसे लूज कर दें, तो लूज जब करेंगे तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाता है मेरे भाई? कम हो जाता है। एक तो भाई मान लो कि तुम एक तो सीधी दीवार पे, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास में एक सीधी दीवार है, एक तो इस दीवार पे तुम बॉल की फेंक के मारो, तो मेरे भाई दीवार को ज्यादा दर्द होगा, ठीक है भाई। या फिर आप इसको इस तरीके से मान लो कि मान लो यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहां पर तुम सीधी बॉल की मार दो इसके, तो इसको ज्यादा दर्द होगा भाई। सीधी बॉल की मारोगे तो ज्यादा दर्द होगा। या फिर आप इसके आगे एक मतलब कोई भी तुम्हारे घर में कोई भी तकिया पड़ा हो, तकिया, ठीक है, तो उस तकिए को इसके आगे लगा दो और फिर इस पे बॉल की मारो, तो मेरे भाई इसको कम चोट लगेगी, क्योंकि तकिया मेरे भाई क्या होता है? लूज होता है। जैसे ही बॉल की पड़ेगी तकिया भीतर की तरफ घुस जाएगा। तो उसी तरीके से मेरे भाई क्या होता है, जब भी खिलाड़ी बॉल पकड़ता है हाथों को पीछे की तरफ यानी पीछे की ओर खींचता है, तो पीछे की ओर खींचने से मेरे भाई उस पर लगने वाला बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जंतुओं के संयोजी उत्तकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूलस में व्यवस्थित होती हैं, जो खालिस्तान के विभाजन द्वारा पृथक होती हैं। तो मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। जंतुओं के संयोजी उत्तकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूलस में व्यवस्थित होती हैं, जो खाली स्थान के विभाजन द्वारा मेरे भाई पृथक होती है। तो आप बताएंगे कोलेजन और इलास्टिन तंतु के द्वारा, ठीक है भाई, कोलेजन और इलास्टिन तंतु के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है, यानी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता? आपने पहले के टाइम में सुना होगा कि गर्भवती महिला के अंदर, ठीक है भाई, जो गर्भवती महिला है इसके पेट के अंदर ये पता लगाने के लिए कि इसके पेट के अंदर लड़का है या लड़की है, ठीक है भाई, लड़का है या लड़की है, इस बात का पता लगाने के लिए पहले किसका प्रयोग करते थे? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते थे, जिससे गर्भवती महिला में पता लग जाता है इसके अंदर बच्चा है या बच्ची है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस चीज पे रोक लगा दी मेरे भाई, गलत बात है ना ये तो, ठीक है। तो भाई इसका प्रयोग कहां नहीं किया जाता? मेडिकल इमेजिंग में तो करते हैं सर, वस्तुओं की सफाई करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं, धातु बिलोकों में दरारों का पता लगाने के लिए भी करते हैं, नियमित श्रवण परीक्षण, भाई तुमको मान लो सुनाई नहीं दे रहा तो क्या तुम अल्ट्रासाउंड करवाते हो उस चीज के लिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, बताइए मेरे भाई, धातुओं का संचारण क्या होता है? अरे भाई धातुओं का संचारण का मतलब होता है मेरे भाई आपका नष्ट होना, ठीक है भाई। संचारण का मतलब होता है जैसे नष्ट होना, जैसे कि तुम लोहे का एक टुकड़ा लो और इसको ऐसे खुले में छोड़ दो, तो जब लोहे के टुकड़े को ऐसे खुले में छोड़ोगे तो उसके ऊपर जंग लगने लग जाएगी, तो जंग लगने लग जाएगी मतलब वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगा, तो वही तुम्हारा संचारण है, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है, ठीक भाई। पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। यही धातुओं का संचारण है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में
मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है। तो बताइए मेरे भाई, जो मेंडल ने जो ठीक है प्रयोग किया था, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मेंडल ने प्रयोग किया था उसके लिए किसका उपयोग किया था मेरे भाई, मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक भाई, मटर के पौधे का उपयोग किया था मेंडल ने। अब इसने बोला कि कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है। प्रत्येक विशेषक 3 जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, प्रत्येक विशेषक एक गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होता है, प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, प्रत्येक विशेषक 1 कारक द्वारा नियंत्रित होता है। सर मेंडल के प्रयोग में कितने कारक पाए गए थे? 2 कारक पाए गए थे। एक तो होता है मेरे भाई आपका प्रभावी कारक होता है, दूसरा मेरे भाई आपका अप्रभावी कारक होता है। ठीक है भाई, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? मेरे भाई यहाँ पर जो गैस भरी हुई है, ठीक है भाई, यहाँ पर मान लो गैस है, इस गैस पर अगर तुम दबाव बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे मेरे भाई अंतःकणों के स्थान में कमी हो जाएगी। भाई मान लो कि तुम्हारा कमरा है, अब तुम्हारा ये मान लो एक कमरा है, इस कमरे के अंदर मान लो कि 5 लीटर गैस भरी हुई है, 5 लीटर गैस भरी हुई, क्योंकि कम जो गैस होता है ना, गैस उसके कणों में स्पेस ज़्यादा होता है, गैस के कण पास पास होते हैं। ठीक है भाई, गैस के कण पास पास होते हैं, सॉरी दूर दूर होते हैं, सॉरी ठीक है, जो गैस के कण है ना वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही इस पे दबाव लगाया जाएगा गैस के कण कहाँ आ जाएंगे मेरे भाई? पास पास आ जाएंगे। ठीक है भाई, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि घरों में काम आता है ना सिलेंडर, जो घरों में सिलेंडर काम आता है, उस सिलेंडर मेरे भाई छोटा सा सिलेंडर होता है, और उस छोटे से सिलेंडर में मेरे भाई हम कितनी गैस भरते हैं? लगभग 15 लीटर के आसपास में उसमें गैस आती है। ठीक है भाई, अब छोटे से सिलेंडर में 15 लीटर गैस आई है, क्यों? क्योंकि उसमें गैस को दबाव दे के बढ़ाया गया है। ठीक है भाई, उसमें गैस को दबाव दे के भरा गया है, तभी तो जब गैस सिलेंडर फूटता है तो बहुत तगड़ा धमाका होता है भाई, तभी तो जो गैस सिलेंडर फूटता है कभी तो तगड़ा धमाका होता है। वो धमाका इसलिए होता है क्योंकि उसमें अंदर जो गैस है वो दाब दे के भरी जाती है, नहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है उसके अंदर, इसलिए जब फूटता है तो बहुत तगड़ा धमाका होता है। ठीक है, तो अंतःकणों के स्थान में कमी आ जाती है। अगला सवाल है, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है भाई, एक वस्तु को कितनी ऊंचाई से गिराया गया? 78.4 मीटर की ऊंचाई से इसको गिराया गया है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या मेरे भाई 5 सेकंड का समय लगेगा, 6 सेकंड का समय लगेगा, 2 सेकंड का समय लगेगा, या फिर मेरे भाई आपके 4 सेकंड का समय लगेगा? तो फटाफट से बता दो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई आपने एक समीकरण पढ़ा होगा मेरे भाई, ठीक है, आपने एक समीकरण पढ़ा होगा कि H बराबर में होता है UT प्लस में हाफ, ठीक है मेरे भाई, हाफ GT का स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे भाई, हाफ GT का क्या होता है मेरे भाई? आपका स्क्वायर होता है। क्लियर मेरे भाई? तो समय ज्ञात करना है यहाँ पर। अब देखो, अब इसको इस ऊंचाई से गिराया गया है, तो जब भी किसी चीज को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वहां पर U की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। तो U की वैल्यू 0 है, मतलब ये तो हो गया 0। तो H की वैल्यू कितनी सर? ऊंचाई की वैल्यू 78.4 है, 78.4 है, बराबर में 1/2। G की वैल्यू कितनी है? 9.8 है, गुणा में T का स्क्वायर है, तो 2 का भाग इसमें देंगे तो मेरे भाई 2 चौक के 8 यानी 4.9 होगा। तो यहाँ से अगर T की वैल्यू निकालूंगा मैं तो T स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 78.4 में 4.9 का भाग दूंगा तो लगभग कितना जाएगा मेरे भाई? ठीक है, देखो 49 दूना होता है 98, ठीक है, 98 हो जाएगा। और देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, इसको तो हटा ही लेते हैं। ठीक है भाई, तो 50 यानी कि लगभग मेरे भाई 50 को 10 से 500 बार, यानी कि 10 से 16, ठीक है, 16 नाम का 144, 16 चौकी 64, 14 अठेता, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? आपका 16 बार ये भाग जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट में 16 किसकी वैल्यू होती है? 4 की। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। ठीक है भाई, तो देखो सीधी सी बात है भाई, फॉर्मूला होता है H बराबर में UT प्लस में हाफ GT स्क्वायर। तो
तो ऊंचाई से गिराया गया है। अब जब भी किसी चीज को ऊंचाई से गिराया जाता है तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो ये तो हो गया 0। h की वैल्यू 78 पॉइंट में 4 है, 1/2। g की वैल्यू है 9 पॉइंट में 8, तो 2 का भाग 98 में देंगे तो 4.9 बढ़ जाएगा, और 4.9 का भाग इसमें देंगे तो 16 बढ़ जाएगा। अब यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट में 16 4 के बराबर होता है। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा मेरे भाई क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।